क्या सारे के सारे लोग वापस आ चुके हैं या अकेले मैं ही आया हूँ वापस? जल्दी से बता दीजिए। सारे लोग वापस आ गए हैं? खाना भी खा लिया? चलो बहुत बढ़िया किया। इसीलिए तो ब्रेक दिया था मैंने 10 मिनट का, ताकि आप फटाफट से खाना खा लें। और वैसे भी आज सारे के सारे आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि यार ये आदमी तो बस 45 मिनट ही पढ़ाता है ना। आज ये पिछले 2 घंटे से कैसे लगा हुआ है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आनी चाहिए। ओ साक्षी, पहले अपने डिवाइस से आवाज तो बढ़ाइए, तभी तो आवाज आएगी। आवाज तो मेरे ख्याल से आ रही होगी यार। हाँ जी। तो फाइनली 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खान की डेथ हुई, और उसके मरने के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बना उसी का चचेरा भाई, उसी का कजन, जिसे हम जानते हैं फिरोज शाह तुगलक के नाम से। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा काइंड हार्टेड, सबसे ज्यादा परोपकारी सुल्तान माना जाता है फिरोज शाह तुगलक को। अपनी जनता के लिए नेक, उनकी भलाई के लिए, उनके सुधार के लिए काम करने वाला, सबसे पहले सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला कौन हुआ? फिरोज शाह तुगलक हुआ। लेकिन जहां राजनैतिक तौर पर जनता के लिए उदार था, जनता के लिए काइंड हार्टेड था, तो वहीं दूसरी तरफ इसे धार्मिक कट्टरता में औरंगजेब का भी बड़ा भाई बताया गया है। और कहा गया है कि धार्मिक कट्टरता में तो इसने औरंगजेब को भी पीछे छोड़ दिया था। ऐसा था फिरोज शाह तुगलक। राजनीतिक तौर पर इसकी तुलना अकबर से की जाती है, और धार्मिक कट्टरता में इसकी तुलना औरंगजेब से की जाती है। और ध्यान रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ही क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड। लिखेंगे, ये कहलाता है सल्तनत काल का अकबर। ये कहलाता है अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड। सल्तनत काल का अकबर कहते हैं फिरोज शाह तुगलक को। इसकी तुलना की गई है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से। तो चलिए लिखते हैं और बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। वैसे तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसने अपने शासनकाल में 300 से भी ज्यादा नगरों की स्थापना की थी, 300 से भी ज्यादा शहर बसाए थे। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण है जो हम लिखेंगे ही फाउंडेड 6 सिटीज। इसने 6 शहर बसाए। ही फाउंडेड 6 सिटीज। इसने 6 शहरों की स्थापना की या 6 शहर बसाए, जो कि कौन कौन से हैं? सबसे पहला लिखिए हिसार। सबसे पहला हिसार, जो बसाया गया था फिरोजा के नाम से। सबसे पहला शहर हिसार, आप जानते हैं हरियाणा राज्य में है हिसार, जिसे फिरोजा के नाम से फिरोज शाह तुगलक के ही द्वारा बसाया गया था। अगला, हरियाणा का ही एक और जिला जो कहलाता है फतेहाबाद। क्वेश्चन पूछेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे के नाम पर कौन सा शहर बसाया था? भाई फतेहाबाद नामक स्थान पर ही इसके पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम था फतेह खान। और फतेह खान के नाम पर ही इसने इस जगह को बसाया। किस नाम से? फतेहाबाद के नाम से। आज भी है फतेहाबाद, हरियाणा में है। तीसरा लिखिए पंजाब में फिरोजपुर। जो पंजाब का फिरोजपुर है, इसे भी फिरोज शाह तुगलक के ही द्वारा बसाया गया।
भाई हम जानते हैं पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे ही बसा है फिरोजपुर। इसे भी बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किरणदीप, फिरोजपुर पंजाब से। चलिए जी किरणदीप, फिर तो आपके घर की बात हो गई। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि फिरोजपुर फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था, सतलज नदी के किनारे है। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे दिल्ली का फिरोज शाह कोटला। दिल्ली का फिरोज शाह कोटला। अगला फिरोजाबाद। अगला लिखिए फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में आगरा से ही अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? फिरोजाबाद पड़ता है। और यदि बात होती है फिरोजाबाद की तो दिमाग में सबसे पहली एक ही चीज आती है, चूड़ियां और कांच का सामान, क्योंकि हम जानते हैं फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स एंड ग्लास आइटम्स। कांच के सामान और चूड़ियों के लिए ही तो प्रसिद्ध है पंजाब, सॉरी उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद। इसीलिए फिरोजाबाद को ही तो क्या कहा जाता है? ग्लास सिटी ऑफ इंडिया, भारत की कांच नगरी कहते हैं किसको? फिरोजाबाद को। और एक याद रखेंगे जौनपुर। क्वेश्चन पूछेंगे फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई के नाम पर कौन सा शहर बसाया है? जौनपुर। भाई अभी अभी हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खान था। तो जौना के ही नाम से बना है जौनपुर। और ध्यान रखेंगे जो जौनपुर था वो मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। दैट वाज फेमस फॉर मुस्लिम एजुकेशन। हालांकि विश्व में मुस्लिम एजुकेशन का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तो ईरान में हुआ करता था, जिसे शिराज कहा जाता था। लेकिन हिंदुस्तान में मुस्लिम शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करता था जौनपुर। और जौनपुर को ही कहा जाता था पूर्व का शिराज, शिराज ऑफ ईस्ट, या पूर्व का शिराज, या इसी को कहा जाता था शिराज हिंद, भारत का शिराज, शिराज ऑफ इंडिया, शिराज हिंद। थोड़ी देर पहले ही जब हम पढ़ रहे थे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सबसे पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। लेकिन सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा नहरें बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। लिखेंगे ही बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनल्स फॉर इरिगेशन। लिखेंगे इसी ने सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। ही बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनल्स फॉर इरिगेशन। इसने सिंचाई के लिए इसने सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। सबसे पहले नहरों का निर्माण पूछे तो गयासुद्दीन तुगलक होगा, और सबसे ज्यादा नहरों की बात हो तो फिरोज शाह तुगलक होगा। लिखेंगे ही बिल्ट अ कैनाल इन सिरसा। इसने सिरसा में एक नहर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट अ कैनाल इन सिरसा। इसने सिरसा में एक नहर का निर्माण करवाया। एंड प्लांटेड 1200 गार्डन्स देयर, और वहां 1200 बाग लगवाए। एंड प्लांटेड 1200 गार्डन्स देयर, और वहां पर 1200 बाग लगवाए।
इसके बाद लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक डिस्ट्रॉयड जगन्नाथ टेम्पल। फिरोज शाह तुगलक डिस्ट्रॉयड जगन्नाथ टेम्पल इन ओडिशा। इसने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करवाया। एंड ही लूटेड ज्वालामुखी टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश। और इसने हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी मंदिर में लूट की। एंड ही लूटेड ज्वालामुखी टेम्पल इन कश्मीर। और इसने हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी मंदिर में लूट की। तो मैंने आपको बताया था ये धार्मिक कट्टरता में औरंगजेब से भी ज्यादा खतरनाक था। कई सारे मंदिरों को नष्ट करवाया गया था इसके द्वारा, कई सारे मंदिर लूटे गए थे। आप सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ज्वालामुखी टेम्पल। वहीं पर संस्कृत के पुराने दस्तावेजों को लूटकर इसके द्वारा नष्ट करवाया गया था, जलवाया गया था। और इसके बाद लिखेंगे ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। और ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। लिखेंगे हु अप्लाइड जजिया ऑन ब्राह्मण्स एज वेल। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया, या जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। अब जजिया तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के ही द्वारा लगाया जा चुका था, बट याद कीजिए उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जजिया ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, लेकिन ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने का काम सबसे पहले ही किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। अगला पॉइंट लिखेंगे ही वॉज फर्स्ट सुल्तान हु प्रोहिबिटेड सती सिस्टम। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला यह प्रथम सुल्तान था। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान हु प्रोहिबिटेड सती सिस्टम। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला ये प्रथम सुल्तान था। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, याद कीजिए जब हमने अशोक के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अशोक के दो स्तंभों को दिल्ली स्थानांतरित करवाने वाला भी कौन था? फिरोज शाह तुगलक। लिखेंगे ही शिफ्टेड अशोकास टोपरा पिलर एंड मेरठ पिलर टू दिल्ली। इसने अशोक के टोपरा स्तंभ और मेरठ स्तंभ को दिल्ली स्थानांतरित करवाया। ही शिफ्टेड टोपरा पिलर एंड मेरठ पिलर टू दिल्ली। इसने अशोक के टोपरा स्तंभ और मेरठ स्तंभ को दिल्ली स्थानांतरित करवाया। इसके बाद लिखेंगे ही फाउंडेड अ डिपार्टमेंट टू गिव इकोनॉमिक हेल्प टू द सिटीजन्स। जनता को आर्थिक मदद देने के लिए इसने एक विभाग की स्थापना की, इसने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसे कहा जाता था दीवाने खैरात। जिसे कहा जाता था दीवाने खैरात। He founded a department to give economic help to the citizens. जनता को आर्थिक मदद देने के लिए इसने एक विभाग बनाया था जो कहलाता था दीवाने खैरात।
इसके अलावा लिखेंगे ही ऑल्सो फाउंडेड अ हॉस्पिटल। इसके अलावा इसने एक चिकित्सालय की भी स्थापना करवाई। इसके अलावा इसने एक चिकित्सालय भी बनवाया जिसे दार उल शिफा कहा जाता था। जो कहलाता था दार उल शिफा। लिखिए ही अप्लाइड ही अप्लाइड 4 टैक्सेस इन हिज रूलिंग पीरियड। अपने शासनकाल में इसने 4 प्रकार के कर लागू किए या 4 प्रकार के कर लगाए। ही अप्लाइड 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। इसने 4 प्रकार के कर लगाए। लिखेंगे सबसे पहला जो कहलाता था खराज। सबसे पहला लिखिए खराज, जो बेसिकली भूमि कर हुआ करता था, लैंड टैक्स हुआ करता था। दूसरा लिखिए जजिया। लिखेंगे टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स। गैर मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला कर कहलाता था जजिया। तीसरा जकात। टैक्स पेड बाय मुस्लिम्स। मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला कर कहलाता था जकात। और एक कहलाता था खुम्स। लिखेंगे जो हुआ करता था युद्ध में लूटा गया माल। युद्ध में लूटा गया माल कहलाता था खुम्स। ये वो 4 प्रकार के टैक्सेस थे जो इसने अपने शासनकाल में लगवाए। 1388 1388 ईस्वी में फिरोजशाह तुगलक डाइड। फिरोजशाह तुगलक की मृत्यु हुई। हाँ, एक और चीज महत्वपूर्ण इसी के शासनकाल में हुई है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पर भी लिख लीजिएगा ताकि जब आप नोट्स पढ़ें तो आपको ध्यान रहे। लिखेंगे ही रिकंस्ट्रक्टेड द टॉप स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार। इसने कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। ही रिकंस्ट्रक्टेड द टॉप स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार। इसने कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। और 1388 ईस्वी में इसकी डेथ हुई। 1388 में ये मरा, लेकिन इसके मरते ही दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश था वो लड़खड़ाया और पूरी तरीके से कमजोर हो गया और पूरी तरीके से अनस्टेबल हो गया। इतिहासकार कहते हैं फिरोजशाह तुगलक के मरने के बाद 1388 ईस्वी से लेकर 1394 ईस्वी तक मात्र 6 सालों में ही दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर 5 अयोग्य सुल्तान बैठे और तुगलक वंश, तुगलक साम्राज्य जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैला था वो बहुत जल्दी से सिकुड़ा और सीमित से क्षेत्र में रह गया। इन्हीं का फायदा उठाकर आप जानते हैं कि भाई जौनपुर में भी तो शर्की शासकों ने या शर्की सुल्तानों ने एक अलग राजवंश की स्थापना कर ली थी। तो कहने का मतलब आपको याद रखना है, द लास्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी वॉज
नसीरुद्दीन महमूद 1394 से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का आखिरी सुल्तान हुआ नसीरुद्दीन महमूद। इसका भी जिक्र करने की जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन दो कारणों की वजह से हमें इसका नाम याद रखना है। पहला कारण तो ये तुगलक वंश का आखिरी सुल्तान है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे नसीरुद्दीन महमूद के ही शासनकाल में 1398 ईस्वी में हुआ इन्वेजन ऑफ तैमूर या तैमूर का आक्रमण। भाई तुर्किस्तान के समरकंद नामक स्थान से, आज उज्बेकिस्तान में है समरकंद, उज्बेकिस्तान के ही समरकंद का शासक हुआ करता था तैमूर। चंगेज खान के बाद एशिया का सबसे ज्यादा क्रूर शासक माना जाता है तैमूर को। एक पांव से लंगड़ा था, इसीलिए इतिहास में तैमूर लंग के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान को लूटने आया था, लूटपाट करने आया था, हिंदुस्तान को लूटने के लिए आया था। तो दिल्ली सल्तनत पर तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ, जब यहां पर शासन कर रहा था सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद। और जब तैमूर आक्रमण करने आया तो इसमें तैमूर की मदद नसीरुद्दीन महमूद के ही एक मंत्री ने की, जिसका नाम था खिज्र खान। और ध्यान रखेंगे इसी खिज्र खान की मदद से, इसी खिज्र खान की मदद से पूरे के पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। किसने? तैमूर ने। ऐसा कहते हैं कि केवल दिल्ली और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र ही था जो तुगलकों के कब्जे में था, बाकी पूरे के पूरे उत्तर भारत पर तैमूर ने अधिकार कर लिया। लेकिन तैमूर तो केवल लूटपाट करने के लिए आया था, उसे यहां पर नहीं रहना था। इसीलिए अपने जीते हुए भाग का तैमूर ने उत्तराधिकारी अपने बेटे को घोषित कर दिया। भाई तैमूर के बेटे का नाम और भी खतरनाक था, शाहरुख खान। तैमूर के पुत्र का नाम था शाहरुख खान। लेकिन आप जानते हैं ना तो यहां पर तैमूर रुका और ना ही यहां पर शाहरुख खान रुका। दोनों के दोनों वापस लौट गए समरकंद, लेकिन हिंदुस्तान में इनके जीते हुए एरिया का केयर टेकर ये बनाकर चले गए खिज्र खान को। इसीलिए जो भी रेवेन्यू आता, जो भी राजस्व आता, खिज्र खान वो भेजता रहता किसको? तैमूर और शाहरुख खान को समरकंद में। लेकिन तुगलक डायनेस्टी बेहद कमजोर हुई और इसी खिज्र खान ने नसीरुद्दीन महमूद को ही डिथ्रोन किया और तुगलक डायनेस्टी को खत्म करके, उसका अंत करके भारत के सबसे पहले शिया वंश की स्थापना की। और शिया वंश का मतलब, अभी तक हमने जितने भी मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ा है वो सारे के सारे क्या थे? सुन्नी। लेकिन अब दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला शिया वंश आया जो कहलाता है सैयद डायनेस्टी। हेडिंग डालिए, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के बाद अगला वंश आया सैयद डायनेस्टी। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक दिल्ली सल्तनत में आया सैयद वंश या सैयद डायनेस्टी। लिखेंगे दिस इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट शिया डायनेस्टी ऑफ इंडिया। इसे भारत का प्रथम शिया वंश कहा जाता है।
दिस इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट शिया डायनेस्टी ऑफ इंडिया। इसे भारत का प्रथम शिया वंश कहा जाता है। एंड द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज खिज्र खान। 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक सैयद वंश की स्थापना की खिज्र खान ने। द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी वॉज खिज्र खान। लिखेंगे ही डिड नॉट टेक द टाइटल ऑफ सुल्तान। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ही डिड नॉट टेक द टाइटल ऑफ सुल्तान। मैंने आपको बता था सपना पूछ रही है सर आप कब आओगे वहां से। घबराइए नहीं सपना, जल्दी लौट आएंगे हम, चिंता मत कीजिए आप। जंग पर थोड़ी जा रहे हैं, कश्मीर के नाम से सब घबराने क्यों लगते हैं। आ जाएंगे, जल्दी लौट आएंगे। 2 से 3 दिन में, 3 दिन आपकी क्लास नहीं रहेगी, बस इन 3 दिनों में वापस लौट आएंगे। तो मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा कि हम जा रहे हैं, ये बताइए। आप कहेंगे तो हम नहीं जाएंगे, और बताइए, कैंसिल करा देता हूं टिकट अभी। बताओ आप, ऐसी क्या बात कर दी आपने, इतनी चिंता। आप एक बार कह दीजिए कि सर ना जाइए, अब नहीं जाएंगे, और बताइए। हाँ, शाहरुख खान मूवी हीरो है क्या? हाँ जरूर, तेरी ही तो कमी रह गई थी यहां पर, तेरी ही तो कमी रह गई थी मेरे भाई। ही डिड नॉट टेक द टाइटल ऑफ सुल्तान। इसने इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वैसे मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश से लेकर इब्राहिम लोदी तक दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासकों के बारे में हम बात करेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सुल्तान कहलाएंगे। लेकिन खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि इसने खुद को क्या कहलवाया था? लिखेंगे ही रूल्ड बाय जस्ट टेकिंग द टाइटल ऑफ रैयत आला। इसने रैयत आला की उपाधि धारण करके ही शासन किया। ही जस्ट रूल्ड बाय टेकिंग द टाइटल ऑफ रैयत आला। इसके बाद अगला शासक, अगला सुल्तान बना मुबारक शाह। और ध्यान रखेंगे 1421 ईस्वी से लेके 1434 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना मुबारक शाह। लिखेंगे ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ये इस वंश का सबसे महान शासक था। एंड ही टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान, और इसने सुल्तान की उपाधि भी धारण की थी। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ये इस वंश का सबसे महान शासक था और इसने सुल्तान की भी उपाधि धारण की थी। लिखेंगे ही फाउंडेड अ सिटी इन दिल्ली। इसने दिल्ली में एक शहर बसाया।
ही फाउंडेड अ सिटी इन दिल्ली नेम्ड मुबारकाबाद। इसने दिल्ली में मुबारकाबाद नामक एक शहर की स्थापना की थी। और ध्यान रखेंगे, मुबारक शाह के ही दरबार में एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहा करता था, एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ करता था जिसका नाम था वाहिया बिन अहमद सरहिंदी। इसी के दरबार में वाहिया बिन अहमद सरहिंदी नाम का एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ करता था, हिस्टोरियन हुआ करता था। और आप जानते हैं, इसी के द्वारा लिखी गई थी प्रसिद्ध पुस्तक जो कहलाती है, लिखेंगे तारीखे मुबारक शाही। जो कहलाती है तारीखे मुबारक शाही। नहीं सर, वो तो ब्यूटीफुल प्लेस है, जरूर जाना चाहिए। ओके, पर जल्दी आ जाना। ओके जी, आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो हम जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, बस जाएंगे और जाकर छू कर कश्मीर को वापस आ जाएंगे। और बताइए। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊंगा। ठीक है, यदि मुझे टाइम मिला और यदि मुझे मौका मिला शालीमार बाग जाने का, श्रीनगर में है शालीमार बाग, आप जानते ही हैं, जहांगीर ने बनवाया था नूर जहां के लिए। तो यदि मुझे समय मिला और मौका मिला वहां पर जाने का तो मैं जाऊंगा और वहां से फिर लाइव आऊंगा। ठीक है, और फिर लाइव आकर आपसे बातें करूंगा। नहीं तो एक बढ़िया सा व्लॉग बनाकर लेकर आऊंगा। ठीक है, जिसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करूंगा। कैसे हमें पता चलेगा? पता चलेगा ना, मेरा यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चीख चीख कर बताएगा आपको। घबरा क्यों रहे हैं आप? टेंशन मत लीजिए। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल जो अभिषेक सुमन के नाम से था, जिसमें मेरे कुछ गाने बजाने की वीडियोस पड़ी हुई थी। ठीक है, और जिसमें है ना कुछ मेरे हारमोनियम प्ले करते हुए वीडियोस हैं, कुछ गाने गाते हुए वीडियोस हैं। तो उस यूट्यूब चैनल का भाई मैंने नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, तो आज से मेरे यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो हो चुका है क्रिएट हिस्ट्री। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है क्रिएट हिस्ट्री। ठीक है, विद अभिषेक सर। सबसे पहले तो ये बताइए नाम कैसा लगा, क्रिएट हिस्ट्री। भाई आप जानते हैं कि हम इतिहास पढ़ने में नहीं, हम इतिहास रचने में बिलीव करते हैं। तो हम आपसे भी यही कहते हैं कि इतिहास को पढ़ा नहीं जाए, हमेशा इतिहास को रचा जाए। तो मेरे YouTube चैनल का नाम है अब क्रिएट हिस्ट्री। मैंने सुबह भी बताया था पॉलिटी की क्लास में। तो अब आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करना होता है नोटिफिकेशंस के लिए वो भी कर दीजिएगा। ठीक है, और लोगो मैंने खुद डिजाइन करा है। आप जब लोगो देखेंगे ना तो वो भी मैंने खुद डिजाइन करा है। कुछ कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, एक बड़ा सा कैपिटल या उसमें एच, नीचे लिखा होगा 2021 2021, और इस तरीके से लिखा होगा क्रिएट हिस्ट्री। मतलब मैं उतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूं, बट लोगो थोड़ा सा बेटर बना है। इस तरीके से लोगो बना है क्रिएट हिस्ट्री। ठीक है, और छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, छोटा सा उद्देश्य है, छोटा सा सपना है ना, कि हम, आप और मैं, हम सारे के सारे लोग मिलकर अब इस YouTube चैनल को
टी सीरीज से बड़ा यूट्यूब चैनल बनाएंगे। सिर्फ इतना सा काम करना है, छोटा सा। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं और उद्देश्य नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े सपने नहीं है, बस एक छोटा सा सपना देखा है कि इस यूट्यूब चैनल को अब हम टी सीरीज से बड़ा यूट्यूब चैनल बनाएंगे, आप और हम मिलकर इतिहास रचेंगे। क्रिएट हिस्ट्री, लेट्स क्रिएट हिस्ट्री। पहले मैंने सोचा था कि ये बनाते हैं लेट्स क्रिएट हिस्ट्री, मैंने कहा थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, तो मैंने सोचा सिर्फ इतना रखते हैं, क्रिएट हिस्ट्री। सर टी सीरीज, हाँ बेटे टी सीरीज, जो टी सीरीज है ना, जो टी सीरीज यूट्यूब चैनल है उससे बड़ा यूट्यूब चैनल करेंगे हम इसको। इट शुड बी ए इंस्टेड ऑफ एच। नहीं यार, मैंने देखो अपने नाम को तवज्जो नहीं दी है, ठीक है, मेरे चैनल पर आपको मेरा नाम नहीं मिलेगा, ठीक है, सिर्फ क्रिएट हिस्ट्री मिलेगा। और वो मेरा है ये तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, है ना, जब आप मेरी शक्ल देखेंगे। हाँ, तो ये मैंने YouTube चैनल का नाम इसलिए चेंज किया है क्योंकि अभी तक मैं इस पर एक्टिव नहीं था, लेकिन पब्लिक की भारी डिमांड पर और मौजूदा हालातों को देखते हुए मुझे यही लगा कि मैंने कहा चलिए ठीक है, अब YouTube पर भी थोड़ा सा सक्रिय होया जाए। तो इसीलिए आने वाली 1 तारीख को मेरा जन्मदिन है, आपको पता ही होगा। 1 सितंबर को केवल महान लोग पैदा होते हैं, मैं भी हुआ था। तो आने वाली 1 सितंबर को मेरा बर्थडे है, बस 1 सितंबर से ही हम शुरू करेंगे इस YouTube चैनल को, इस YouTube चैनल का शुभारंभ करेंगे, ठीक है। और मैं रोज इस चैनल पर लाइव आकर, ठीक है, आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारियां दिया करूंगा डेली बेसिस पर, कोशिश करूंगा डेली आने की, ठीक है। तो ये डेली बेसिस पर होगा काम। सर 2 बजे पॉलिटी की क्लास है। जी मेरे भाई, आप प्लीज जा सकते हैं, हमने कब आपको बांध कर घेरा हुआ है, आप चले जाइए। थोड़ा बहुत जो बचेगा वो आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में कर लीजिएगा, है ना। मौलिक अधिकार है आपका, भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी स्थान पर विचरण कर सकते हैं आप, कहीं भी घूम फिरने का अधिकार आपको दिया गया है। मौलिक अधिकार आपने पढ़ ही लिए होंगे पॉलिटी की क्लास में, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए, ये तो खुले द्वार है। आपकी जितनी क्लास रह जाएगी वो आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा, ये कहाँ जाने वाली है ना। क्योंकि भाई हम तो देखो दिल्ली सल्तनत खत्म करके ही जाएंगे, आपको जाना है तो आप चले जाइए। आप इब्राहिम लोदी को मरते हुए नहीं देखना चाहते या नहीं देख सकते तो आप मत देखिए, जाइए आप, तक लिया। और यदि कंटिन्यू करना है तो करते रहिए, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी कर लीजिए, एक ही बात है यार। मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई मेरा सब्जेक्ट तो इतना इंटरेस्टिंग है और इतना अच्छा है कि जरूरी नहीं है कि आपको लाइव ही क्लास अटेंड करनी हो। अगर आप रिकॉर्डेड भी करेंगे तो भी उतना ही मजा आएगा, तो भी आपको ऐसे ही लगेगा कि मैं आप ही को पढ़ा रहा हूं। जी, बैक टू द टॉपिक। तो मैंने आपको बता दिया, ये काम कर लीजिएगा आप। अब उस पर आपको बढ़िया बढ़िया वीडियोस मिलेंगे, है ना। अब अभिषेक सर नए नए ऐतिहासिक जगहों पर जाया करेंगे, वहां से वीडियोस बनाकर आया करेंगे और आप लोगों के सामने पेश किया करेंगे। तो आग की तरह फैला दीजिए इस बात को, इस चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये काम आपके सहयोग से ही हो सकता है, बिना आपके सहयोग के कुछ भी पॉसिबल नहीं। इसी का इतिहासकार वाहिया बिन अहमद सरहिंदी हुआ करता था, जिसने तारीख मुबारक शाही को लिखा था। इसके बाद ध्यान रखेंगे, लिखिए, ही अपॉइंटेड हिज वजीर टू बहलोल। इसने बहलोल को अपना वजीर नियुक्त किया, जो कि एक अफगान हुआ करता था, जो कि एक अफगानी हुआ करता था। ही अपॉइंटेड हिज वजीर टू बहलोल।
इसने बहलोल को अपना वजीर नियुक्त किया। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री को ही तो क्या कहा जाता था, वजीर कहा जाता था। और इसे और बहलोल को ही खाने खाना की भी उपाधि दी। इसी को कहा जाता था बहलोल खाने खाना। और अपनी सारी की सारी पावर्स और अथॉरिटीज भी किसको दे दी, बहलोल को। इतिहासकार कहते हैं कि नाम का सुल्तान था मुबारक शाह, लेकिन प्रैक्टिकली वर्चुअली शासन कौन किया करता था, बहलोल किया करता था। मुबारक शाह के बाद अगला सुल्तान बना मोहम्मद शाह। 1434 से लेके 1445 तक। मुबारक शाह के बाद एक अयोग्य सुल्तान सैयद डायनेस्टी का अगला शासक बना, जिसका नाम था मोहम्मद शाह। और ये बहलोल से इतना ज्यादा प्रभावित था कि इसने बहलोल को ही अपना पुत्र घोषित कर दिया। लिखेंगे ही डिक्लेयर्ड बहलोल एज हिज सन। इसने बहलोल को अपना पुत्र घोषित किया। ही डिक्लेयर्ड बहलोल एज हिज सन। इसने बहलोल को अपना पुत्र घोषित किया। और मोहम्मद शाह के पुत्र के रूप में ही रहने लगा बहलोल। कहने का मतलब जरूरत से ज्यादा पावर्स बढ़ चुकी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जरूरत से ज्यादा नजदीकियां बढ़ चुकी थी। और इतिहास गवाह है इस बात का। हमेशा ध्यान रखिएगा, दो लोगों के बीच जब नजदीकियां हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो समझ जाइएगा बस बगावत होने वाली है, रिवोल्ट होने वाला है। ज्यादा नजदीकी या भी तो विद्रोह होने के क्या होते हैं, संकेत होते हैं। बिल्कुल यही हुआ। मोहम्मद शाह के बाद इसी का पुत्र अगला सुल्तान बना, जिसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। इसके बाद अगला सुल्तान बना अलाउद्दीन आलम शाह, जिसने 1445 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया। लेकिन ध्यान रखेंगे, केवल 6 साल तक ये शासन कर पाया कि इसी के खिलाफ विद्रोह कर दिया बहलोल ने। और अलाउद्दीन आलम शाह से कहा कि या तो अपनी मर्जी से मुझे सिंहासन समर्पित कर दीजिए, अदरवाइज अल किल यू। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि अलाउद्दीन आलम शाह खुद बहलोल को अपना सिंहासन सौंपकर हमेशा के लिए दिल्ली सल्तनत छोड़कर चला गया था। लिखेंगे इन 1451 1451 ईस्वी में अलाउद्दीन आलम शाह सरेंडर्ड हिज थ्रोन टू बहलोल। अलाउद्दीन आलम शाह सरेंडर्ड हिज थ्रोन टू बहलोल एंड बहलोल फाउंडेड फर्स्ट अफगानी डायनेस्टी ऑफ इंडिया। अलाउद्दीन आलम शाह ने अपना सिंहासन बहलोल को समर्पित किया। अलाउद्दीन आलम शाह ने अपना सिंहासन बहलोल को समर्पित किया। और बहलोल ने भारत के प्रथम अफगानी वंश की स्थापना की। एंड बहलोल फाउंडेड फर्स्ट अफगानी डायनेस्टी ऑफ इंडिया। बहलोल ने भारत के प्रथम अफगानी वंश की स्थापना की। चौदह सौ इक्यावन में सैयद वंश हुआ समाप्त। और आप जानते हैं इसी के बाद स्थापना हुई दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश, जो कहलाती है लोदी डायनेस्टी। हेडिंग डाल लीजिए, लोदी वंश। लोदी डायनेस्टी या लोदी वंश।
1451 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत में आया लोदी डायनेस्टी या लोदी वंश। लिख लेंगे ब्रैकेट में, फर्स्ट अफगानी डायनेस्टी ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम अफगानी वंश। फर्स्ट अफगानी डायनेस्टी ऑफ इंडिया, भारत का ये कहलाता है प्रथम अफगानी वंश। And the founder of this dynasty was लिख लीजिए बहलोल लोदी। फोर्टीन 1451 से लेकर 1489 तक लोदी वंश का सबसे पहला सुल्तान हुआ बहलोल लोदी। लिखेंगे आफ्टर बिकेमिंग द सुल्तान, आफ्टर बिकेमिंग द सुल्तान ही इश्यूड बहलोली कॉइन्स ऑफ हिज नेम। सुल्तान बनने के बाद इसने अपने नाम के बहलोली सिक्के चलवाए। आफ्टर बिकेमिंग द सुल्तान ही इश्यूड बहलोली कॉइन्स ऑफ हिज नेम। सुल्तान बनने के बाद इसने अपने नाम के बहलोली सिक्के चलवाए। लिखेंगे ही अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड जौनपुर। He attacked and conquered Jaunpur and added it into Delhi Sultanate. इसने जौनपुर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार किया और उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया। मैंने आपको बताया था कि भाई जब तुगलक डायनेस्टी कमजोर हुई तो जौनपुर के ही जो गवर्नर या सूबेदार हुआ करते थे उन्होंने वहां पर एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी जिसे हम शर्की सल्तनत कहते हैं। तो वहां पर शर्की वंश शुरू हुआ था, लेकिन शर्कियों को फाइनली हराकर दिल्ली सल्तनत में मिलाने का काम किसने किया? बहलोल ने किया। लिखेंगे द लास्ट सुल्तान ऑफ शर्की डायनेस्टी वॉज, द लास्ट सुल्तान ऑफ शर्की डायनेस्टी वॉज हुसैन शाह। उस समय जौनपुर का शासक हुसैन शाह हुआ करता था। इसके बाद लिखिए ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन सिकंदर लोधी। इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र सिकंदर लोधी हुआ। इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र सिकंदर लोदी हुआ। He was succeeded by his son सिकंदर लोदी। जी, सिकंदर लोदी में लिखेंगे ही वॉज द ग्रेटेस्ट सुल्तान ऑफ दिस डायनेस्टी। ये इस वंश का सबसे महान सुल्तान था।
ही वॉज द ग्रेटेस्ट सुल्तान ऑफ दिस डायनेस्टी, ये इस वंश का सबसे महान सुल्तान था। लिखेंगे हिज एक्चुअल नेम वॉज निजाम खान, इसका वास्तविक नाम निजाम खान था। हिज एक्चुअल नेम वॉज निजाम खान, इसका वास्तविक नाम निजाम खान था। इन 1504 लिखेंगे 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी फाउंडेड आगरा एट द बैंक ऑफ यमुना रिवर। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने ही यमुना नदी के किनारे आगरा शहर की स्थापना की। किस नाम से? सिकंदराबाद के नाम से। ये 1540 नहीं 1504 है, ठीक है, मैंने बोला 1504 लिख दिया 1540। इन 1504 ही फाउंडेड आगरा, 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की और यहीं पर बादलगढ़ फोर्ट या बादलगढ़ के किले पर अधिकार किया। भाई महाराज बादल सिंह के द्वारा यहीं पर एक किला बनवाया गया था जो कहलाता था बादलगढ़ फोर्ट, इसी पर जाकर अधिकार किया सिकंदर लोदी ने। और लिखेंगे इन 1506, इसी के 2 साल के बाद, इन 1506 he shifted his capital from Delhi to Agra। 1506 ईस्वी में इसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को 1506 ईस्वी में इसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। और दिल्ली सल्तनत की नई राजधानी बन गई आगरा। अगला पॉइंट लिखेंगे ही ऑल्सो रेनोवेटेड कुतुब मीनार, इसने कुतुब मीनार की भी मरम्मत करवाई। ही ऑल्सो रेनोवेटेड कुतुब मीनार, इसने कुतुब मीनार की भी मरम्मत करवाई। लिखेंगे सिकंदर लोदी वॉज अ पोएट, सिकंदर लोदी एक कवि था। एंड हिज पेन नेम वॉज गुलरुखी, एंड हिज पेन नेम वॉज गुलरुखी। सिकंदर लोदी एक कवि था और गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। लिखेंगे ही रोट अ फेमस बुक ऑन आयुर्वेदा, इसने आयुर्वेद पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। ही रोट अ फेमस बुक ऑन आयुर्वेदा, इसने आयुर्वेद पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जो कहलाती है फरहंग ए सिकंदरी, जो फरंग ए सिकंदरी कहलाती है। He also started a measurement unit, इसने भूमि मापन की भी एक नई इकाई चलवाई थी जिसे गजे सिकंदरी कहा जाता था या कॉमनली नोन एज सिकंदरी गज, जो कहलाती थी गज ए सिकंदरी या सिकंदरी गज। लिखिए ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ। हु वॉज लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया, जो भारत का अंतिम सुल्तान था।
और हम सब जानते हैं सिकंदर लोदी के बाद लोदी वंश का अंतिम सुल्तान बना इब्राहिम लोदी। चाहे पूछे भारत का अंतिम सुल्तान, चाहे पूछे दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, चाहे पूछे लोदी वंश का अंतिम सुल्तान, वो हुआ इब्राहिम लोदी। और जिस साल इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, उसी साल इसने एक युद्ध लड़ा मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ, जो कहलाता है बैटल ऑफ घटोली। बैटल ऑफ घटोली, घटोली का युद्ध, इसे खतौली का युद्ध भी कहा जाता है, जो लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। ध्यान रखेंगे, राणा सांगा वॉज द रूलर ऑफ मेवाड़। मेवाड़ का शासक था राणा सांगा, जिसका वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। जिसका वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। और ध्यान रखेंगे, इन दिस बैटल राणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और इसके बाद आप अच्छी तरीके से जानते हैं 1526 में लड़ा गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। या पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। पंद्रह सौ छब्बीस में लड़ा गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का प्रथम युद्ध बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। लिखेंगे, इन दिस बैटल बाबर डिफीटेड एंड किल्ड। इन दिस बैटल बाबर डिफीटेड एंड किल्ड इब्राहिम लोदी। बाबर defeated and killed Ibrahim Lodi and founded मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। इसी युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर उसकी हत्या की और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। क्वेश्चन पूछते हैं, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, वो कौन था? ध्यान रखेंगे, ही वॉज इब्राहिम लोदी। लिख लेंगे, ही वॉज ओनली सुल्तान हु वॉज किल्ड इन अ बैटल फील्ड। ये युद्ध में लड़ते हुए मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में और कोई ऐसा सुल्तान नहीं हुआ जो युद्ध के दौरान लड़ते हुए मारा गया हो। तो आप जानते हैं, जैसे ही इब्राहिम लोदी की डेथ होती है 1526 ईस्वी में, बस यहीं पर समाप्त होती है दिल्ली सल्तनत और इब्राहिम लोदी के मरते ही शुरू होता है मुगल साम्राज्य या मुगल एम्पायर। लेकिन मुगल एम्पायर को शुरू करने से पहले दो टॉपिक हमें और पढ़ने होते हैं। सबसे पहला टॉपिक विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर या विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, और दूसरा टॉपिक होता है सूफी एंड भक्ति मूवमेंट या सूफी और भक्ति आंदोलन। क्योंकि अब अगले 3 दिन आप लोगों की क्लास नहीं होगी, ठीक है, इसीलिए मैं ये दो टॉपिक्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड करवा कर जाऊंगा, जिसमें आप दो टॉपिक्स कवर करेंगे, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य,
और दूसरा टॉपिक रहेगा सूफी और भक्ति आंदोलन। ठीक है, और जब हमारी मुलाकात होगी मेरे वापस आने के बाद, तो हम पढ़ना शुरू करेंगे मुगल डायनेस्टी या मुगल साम्राज्य के बारे में। कहने का मतलब हिस्ट्री स्पेशल 12 बैच, हिस्ट्री स्पेशल 12 बैच के स्टूडेंट्स यदि मेरी बात सुन रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपके बैच की शुरुआत ही कहां से हुई थी, मुगल साम्राज्य से। तो कहने का मतलब है आपका जो सिलेबस है वो यहां पर क्या होता है, फिनिश होता है। केवल 2 टॉपिक्स, विजयनगर, बहमनी एम्पायर और सूफी एंड भक्ति मूवमेंट, वो आज ही आपको अपलोड करा दिया जाएगा। तो आप लोगों के बैच में हिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो चुका है, आपकी और क्लासेस नहीं चलेंगी। और बाकी जब हम मिलेंगे मेरे वापस आने के बाद, तो हम शुरू करेंगे मुगल डायनेस्टी या मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना। चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।